सोचिए, अगर किसी राज्य में नया मुख्यमंत्री शपथ ले ले और शपथ खत्म होने से पहले ही पूरे देश में बहस शुरू हो जाए कि सबसे पहले कौन बड़ा है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या राज्य का अपना गीत, तो मामला फिर कितना बड़ा होगा। तमिलनाडु में अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिल्म स्टार से नेता बने विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन शपथ के तुरंत बाद ऐसा विवाद शुरू हुआ कि जिसने सोशल मीडिया से लेकर के राजनीति तक सबको दो हिस्सों में बांट दिया। किसी ने कहा वंदे मातरम पहले क्यों बजा, किसी ने पूछा जनगण मन बाद में क्यों आया, और कुछ लोग बोले कि तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग सबसे आखिर में क्यों बजाया गया। अब सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं रहा, सवाल बन गया देश की पहचान का। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क क्या है? क्या दोनों बराबर हैं? क्या हर राज्य अपना अलग गीत बना सकता है? और आखिर क्यों वंदे मातरम को लेकर के आज भी राजनीति धर्म हो जाती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलोनी क्वेस्ट और आज हम आसान यूपी वाली भाषा में समझेंगे पूरे मामला को किसी भी भारी शब्द के बिना। और जैसा कि जो किसी राजनीतिक एजेंडे के इतिहास बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के सिर्फ इतिहास और तथ्य और आसान भाषा की समझ के साथ। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि तमिलनाडु में हुआ क्या। विजय ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कार्यक्रम में सबसे पहले वंदे मातरम बजाया गया। उसके बाद जनगण मन और आखिर में तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग जो कि तमिल थाई वाइथू बजा। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। विजय को समर्थन देने वाली कुछ पार्टियों ने कहा कि तमिलनाडु के राज्य को गीत को सबसे आखिर में रखना सही नहीं था। उनका कहना था कि राज्य की संस्कृति को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। कुछ नेताओं ने जो यहाँ तक कह दिया कि भाई स्टेट सॉन्ग को राष्ट्रगान से पहले बजाना चाहिए था। अब आम लोगों के मन में सवाल आया कि भाई ये स्टेट सॉन्ग होता क्या है। तो देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। जैसे पूरे देश का राष्ट्रगान जनगण मन है, वैसे ही कई राज्यों ने अपनी भाषा और संस्कृति को सम्मान देने के लिए अपना अलग गीत बनाया हुआ है। तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग है तमिल थाई वाइथू। इसे कुछ साल पहले आधिकारिक मान्यता दी गई थी और सरकारी कार्यक्रम में सम्मान के साथ बजाया जाता है, जब डीएमके पार्टी थी एमके स्टालिन की। अब तो थलपति विजय आ चुके हैं, सीएम बन चुके हैं। लोग पूछने लगे कि आखिर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं राष्ट्रगान यानी जनगण मन की कहानी। और आज भी सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि जनगण मन अंग्रेजों के जो राजा जॉर्ज पंचम की तारीख में लिखा गया था, लेकिन इतिहासकारों की राय कुछ और ही है। जनगण मन को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे पहली बार 1911 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में गाया गया था। उसी समय अंग्रेजों के जो राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और बस यहीं से विवाद शुरू हो गया कि क्या ये गीत राजा के स्वागत के लिए लिखा था। कई लोगों ने कहा कि भारत भाग्य विधाता जैसे शब्द राजा के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन बाद में खुद टैगोर ने साफ किया कि भाई ये गीत है जो भारत और भारत की जनता के लिए लिखा था, किसी अंग्रेज राजा के लिए नहीं। इतिहासकार भी यही मानते हैं कि जनगण मन जो है भारत की आत्मा को दिखाने वाला गीत था। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर वंदे मातरम इतना लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तो आज़ादी के आंदोलन में इतना गाया जाता था तो फिर राष्ट्रगान जनगण मन को ही क्यों बनाया गया, वंदे मातरम को क्यों नहीं बनाया गया? तो इसका जवाब हमें आज़ादी के बाद की राजनीति और हालात में मिलता है। जब देश आज़ाद हुआ तब नेताओं के सामने बड़ा सवाल था कि दुनिया के सामने भारत की पहचान कौन सा गीत बनेगा। कई नेताओं का मानना था कि भाई जनगण मन की जो धुन है वो इंटरनेशनल लेवल पर मंचों पर आसानी से बजाई जा सकती है, ईजी है वो, ये छोटी भी थी और जैसे कि सरल भी था और सभी समुदाय के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। इसी वजह से 24 जनवरी 1950 को फैसला हुआ कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया जाएगा। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। दोस्तों, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, आज़ादी के आंदोलन में ये लोगों के अंदर जोश भरने का काम करता था। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1875 में। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, लोग विदेशी सामान जला रहे थे और स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और वंदे मातरम आंदोलन का नारा बन चुका था। इतना असर था इस गीत का कि अंग्रेज इससे डरने लगे थे।
कई जगह इस गीत को गाने पर रोक लगा दी गई। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन पर जुर्माना तक लगाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इस गीत पर विवाद भी शुरू हो गया। विवाद इस बात को लेकर होने लगा कि भाई गीत के कुछ पार्ट्स में धरती माँ की तुलना देवी माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी से की जा रही है। और कुछ मुस्लिम संगठन ने कहा कि इस तरह के जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो उनके धर्म के अकॉर्डिंग विचारों से मेल नहीं खा रहे हैं और यहीं से पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कुछ नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम पूरे देश का गीत होना चाहिए, जबकि कुछ लोग बोले कि भाई इस पर किसी थोपा नहीं जा सकता, किसी पर भी इसे थोपा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी जो कि खुद वो बोले थे कि ये वंदे मातरम का हम सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था कि भाई किसी भी गीत को ज़बरदस्ती लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। बाद में कांग्रेस ने इस विवाद को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने बड़े नेता और विद्वान शामिल थे। फिर ये तय हुआ कि वंदे मातरम के जो शुरुआती 2 हिस्से थे सरकारी कार्यक्रम में इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि उन्हीं हिस्सों पर सबसे कम विवाद चल रहा था। और जो आगे के 6 विवाद हैं, जो 4 दोहे थे, मतलब जैसे कि हिस्से थे, पार्ट थे, उनको हटा दिया गया। इसके बाद मामला कुछ थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। तब भी आज भी जब वंदे मातरम की बात आती है तो राजनीति गर्म हो जाती है। अब सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो हैं बराबर हैं? तो तकनीकी रूप से अगर राष्ट्रगान को ज़्यादा अथॉरिटी दर्जा मिलता है, जैसा कि आप जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रगान ही बजाया जाता है, लेकिन राष्ट्रगीत भी देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका सम्मान भी बहुत बड़ा माना जाता है। अब वापस आते हैं कि तमिलनाडु वाले विवाद पर। असल में ये सिर्फ गीतों का विवाद नहीं है, यहाँ पर ये पहचान की राजनीति का मामला भी है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर रखने की बात करती रही है। वहाँ क्षेत्र की पहचान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, इसीलिए जब स्टेट सॉन्ग सबसे आखिर में बजा तो कुछ दलों ने इसे सम्मान से जोड़ दिया। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक राष्ट्रगान को सबसे ऊंचा सम्मान मिलता है और राज्य अपने गीत बना सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी है वो राष्ट्रगान से ऊपर नहीं हो सकती है। हालांकि अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल थोड़े अलग अलग हो सकते हैं और यही वजह है कि हर बार ऐसा विवाद नया रूप ले लेता है। अब सोचिए, एक तरफ देश की पहचान है, दूसरी तरफ राज्यों की संस्कृति और भाषा की पहचान, और जब दोनों आमने सामने आ जाएं तो राजनीति शुरू होना तो तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है इसमें कि भाई सबसे ज़रूरी बात यह है कि राष्ट्रगान, चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो या किसी भी राज्य का गीत, इन सब का मकसद लोगों को जोड़ना होना चाहिए, कि तोड़ना नहीं, कि इन्हीं पर विवाद होने लगा। ये राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, भाई राष्ट्रगीत क्यों बने थे वंदे मातरम? कि जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, हम पर यातना कर रहे थे, और जैसा कि मुग़ल, तो उनसे बचने के लिए हमें एक दूसरे की सहायता चाहिए थी, हमें संगठन बनाना था, और संगठन बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए राष्ट्रगीत का यूज़ किया गया, राष्ट्रगीत लिखा गया था, इस हम सब एक हैं। और आज उसी राष्ट्रगीत की वजह से ही सब अलग अलग बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपने आप को एक दूसरे से। तो सीधा मकसद यही है कि भाई इससे लोगों को जोड़ना है, ना कि किसी को तोड़ना, क्योंकि देश की ताकत उसकी विविधता में है। जैसा कि तमिलनाडु में विवाद चल रहा है कि हम लोग अपना राष्ट्रगीत चलाएंगे, अपना राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगीत जो कि स्टेट वाला चलाएंगे, स्टेट गीत, और ये जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान, इनको बाद में चलाएंगे। पर मेरे अकॉर्डिंग की मतलब यही है कि पूरा इंडिया एक है, भारत एक है, तो जन गण मन और राष्ट्रगीत पर विवाद नहीं उठने चाहिए, उन्हें अपनी जगह पर रहने देना चाहिए। और रही बात राज्यों की, तो राज्यों की भी अपनी तरह से अपनी एक महत्वता है, इम्पोर्टेंस है। कोई ये नहीं कहता कि राज्य की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बॉडी के किसी पार्ट के हट जाने से किसी की न तो मतलब दिक्कत होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा एक पार्ट नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, सब मिल करके ही एक बॉडी बन के रह सकते हैं। एक अच्छा भारत, एक समृद्ध भारत बन सकता है। तो अब आप बताइए कि क्या राज्यों के गीतों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए? क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा दर्जा मिलना चाहिए? और क्या सरकारी कार्यक्रम में गीतों की जो लोकल गीत होते हैं, स्टेट गीत, उनको प्रायोरिटी तय करने के लिए मतलब बोला जा रहा है कि पूरे देश में एक जैसा नियम होना चाहिए? तो अपनी राय जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में राजनीति, इतिहास और बड़े मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।